गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि सर्वे आप लोग देख रहे हैं। अभी जिन आंकड़ों की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ, ये आंकड़े प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये आंकड़े मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है और इन आंकड़ों का इस्तेमाल जो है वहाँ पर भी होगा। सबसे पहले हम देखें सकल मूल्यवर्धन VA में विभिन्न क्षेत्रकों का योगदान, और इनफैक्ट सीधे हम इसको लेकर के चलें विभिन्न क्षेत्रकों का योगदान, और रेफरेंस पीरियड इसके लिए हमारा है 2022-23। ठीक है, दो के कंटेक्स्ट में हमें देखना है, संदर्भ बिहार भारत, नहीं प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र, इसी में विनिर्माण कर देता हूँ और सेवा क्षेत्र। ठीक है, अब अगर इसमें हम देखेंगे GSVA के कंटेक्स्ट में, रोजगार के कंटेक्स्ट में, GSVA के कंटेक्स्ट में, रोजगार के कंटेक्स्ट में, GSVA के कंटेक्स्ट में, रोजगार के कंटेक्स्ट में, GSVA के कंटेक्स्ट में, रोजगार के कंटेक्स्ट। अगर हम रेफरेंस पीरियड 21-22 करते हैं, अगर हम प्राथमिक क्षेत्र के योगदान को देखें तो GSVA में इसका योगदान 20.67% रहा है। अगर हम द्वितीयक क्षेत्र के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 20.72% रहा है। अगर हम विनिर्माण की बात करें 9.47% रहा है। अगर हम सेवा की बात करें तो 58.6% रहा है। भारतीय संदर्भ में बात करें तो GSVA में कृषि क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 17.83% रहा है। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 29.19% रहा है। विनिर्माण का योगदान 18.72% रहा है, और सेवा क्षेत्र के योगदान को देखें तो 52.98% रहा है। अगर प्राथमिक रोजगार में योगदान हम देखें बिहार के कंटेक्स्ट में 47.77% रहा। इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो 45.7%, 45.79। अगर हम GSVA द्वितीयक क्षेत्र के योगदान को देखें तो बिहार में रोजगार में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 25.94 रहा, जबकि इंडियन कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो 24.59% रहा द्वितीयक क्षेत्र का योगदान। विनिर्माण की बात अगर हम करें तो बिहार में रोजगार में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 6.82% रहा, और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो भारत में रोजगार में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 11.57% रहा। सेवा क्षेत्र का रोजगार में योगदान बिहार में 26.29% रहा है, और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें भारत में रोजगार में सेवा क्षेत्र का योगदान 29 नहीं। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें एक और पर देख सकते जो शायद इस चार्ट की सही व्याख्या में हेल्पफुल होगा, निर्माण GSVA में और रोजगार में। अगर हम देखें तो बिहार में GSVA में निर्माण क्षेत्र का योगदान 9.26%, और भारत में निर्माण क्षेत्र का योगदान 8.18%। रोजगार में अगर देखें तो निर्माण क्षेत्र का योगदान बिहार में 18.64%, जबकि भारत में अगर आप जाकर के देखें 12.43%। अब इस चार्ट को पढ़ना सीखें, और इस चार्ट को कैसे इंटरप्रेट किया जाए इस चीज को भी हम देखने की कोशिश करें। आप गौर करें बिहार और भारत के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो बिहार की GDP GSVA में, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान और महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना में कहीं ज्यादा है, क्योंकि GSVA के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्राथमिक क्षेत्र जो है बिहार में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, और अगर एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो प्राथमिक क्षेत्र की अहमियत कहीं ज्यादा है। तो अगर इस डाटा के कंटेक्स्ट में हम देखें तो हम यह कह सकते राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तुलना बिहार की अर्थव्यवस्था में हम क्या पाते, हम यह पाते हैं प्राथमिक क्षेत्र का योगदान और महत्व कहीं अधिक। लेकिन अगर यहाँ पर जाकर के देखें तब प्राथमिक क्षेत्र का अंतर्विरोध भी उभर करके सामने आता नहीं, और अंतर्विरोध किस रूप में उभर करके सामने आता,
अंतर विरोध क्या है? अगर इसके कंटेक्स्ट में बात करूं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करें या बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें, आप यह पाएंगे प्राथमिक क्षेत्र की निम्न उत्पादकता का संकेत मिलता, निम्न श्रम उत्पादकता, लोअर लेबर प्रोडक्टिविटी का यहां पर संकेत मिल रहा है। क्योंकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जिस प्राथमिक क्षेत्र में बिहार की करीब करीब 48% आबादी, 48% वर्कफोर्स जिसमें इन्वॉल्व है, उस प्राथमिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन जीएसवीए में मेयर कितना है? 20.7% के आसपास। और यही स्थिति नेशनल इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में देखेंगे। नेशनल इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में तो आप देखेंगे वो और भी कम है। जिस प्राथमिक क्षेत्र का में करीब करीब 45.8% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, उसका कंट्रीब्यूशन मेयर कितना है? 17.8% जीएसवीए। ये चीजें उभर करके सामने आती। अगर यहां से हम आगे बढ़ें तो दूसरा द्वितीयक क्षेत्र के बारे में जिस बिंदु को उठाना चाहता, आप अगर गौर करें तो द्वितीयक क्षेत्र के बारे में क्या कहा जा सकता? तो द्वितीयक क्षेत्र के बारे में अगर आप जाकर के देखें तो यह कहा जा सकता है कि श्रम उत्पादकता बेहतर है। किसकी तुलना में बेहतर है? अन्य दो क्षेत्रों की तुलना में। क्योंकि अगर आप देखें जिस द्वितीयक क्षेत्र की रोजगार में भागीदारी कितनी है, जिस द्वितीयक क्षेत्र की रोजगार में भागीदारी करीब 26% है बिहार में, उसका जीडीपी में जीएसवीए में कंट्रीब्यूशन कितना है? 20.7%। और जिस द्वितीयक क्षेत्र का रोजगार में योगदान 24.6% है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है जीएसवीए में? 29.19%। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो श्रम उत्पादकता द्वितीयक क्षेत्र का बेहतर है, लेकिन लेबर प्रोडक्टिविटी के मामले में, द्वितीयक क्षेत्र की लेबर प्रोडक्टिविटी के मामले में देखें तो आप क्या पाएंगे? बिहार की स्थिति क्या है? कमतर है। बेहतर कौन है? वर्कफोर्स में आप देखें इसका कंट्रीब्यूशन, वर्कफोर्स में द्वितीयक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वर्कफोर्स में द्वितीयक क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है, नहीं, जीएसवीए में कंट्रीब्यूशन वर्कफोर्स में उसके कंट्रीब्यूशन की तुलना में बेहतर है। जबकि बिहार के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो वर्कफोर्स में उसका जो कंट्रीब्यूशन है, जीएसवीए में कंट्रीब्यूशन उसकी तुलना में कम है। यह किसकी ओर इशारा करता है? यह इशारा करता है, हम यह कह सकते कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की तुलना बिहार में द्वितीयक क्षेत्र की लेबर प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली कम है। इतनी बातें स्पष्ट हुई? अन्य दो क्षेत्र मतलब आप ही बतलाइए। अन्य दो क्षेत्र मतलब प्राइमरी और टर्शियरी। तो क्या गड़बड़ है क्या? क्या किसका? कंपैरेटिव। प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में इसको कर दें, प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में बेहतर है। बातें ये स्पष्ट हुई। अब यहां पर फिर सवाल उठता है कि अगर बिहार में सेकेंडरी सेक्टर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर से जिस परफॉर्मेंस की हमें उम्मीद है, बिहार में अगर देखें सेकेंडरी सेक्टर क्या है? बिहार में सेकेंडरी सेक्टर पिछड़ा हुआ है, नहीं, और सेकेंडरी सेक्टर के पिछड़ा होने का रीजन एक क्या है? तो सेकेंडरी सेक्टर के पिछड़ा होने का रीजन जो है वो बिहार में सेकेंडरी सेक्टर की लोअर लेबर प्रोडक्टिविटी। और अगर बिहार में सेकेंडरी सेक्टर की लेबर प्रोडक्टिविटी लोअर है तो इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए इस चार्ट में ही रीजन मौजूद है। कोई बतला सकते? अब अगर आप बतलाना चाहते तो बेसिकली अगर आप जाकर के देखें विनिर्माण क्षेत्र का पिछड़ापन, अगर जीएसवीए में देखें तो चाहे जीएसवीए के कंटेक्स्ट में देखें, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन या रोजगार, दोनों के संदर्भ में क्या पाते? राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की तुलना विनिर्माण क्षेत्र कहां है? करीब करीब आप लेकर के देखें, नहीं तो नेशनल एवरेज से करीब करीब हाफ के स्तर पर, हाफ ऑफ द नेशनल एवरेज। यहां पर यह चीज ध्यान रखें, विनिर्माण क्षेत्र का जीएसवीए में योगदान 18.72% और अगर हम देखें तो बिहार में इसका योगदान 9.47% है। रोजगार में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसने 11.6% वर्कफोर्स को रोजगार दे रखा है, जबकि बिहार के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो इसने 6.82% लोगों को रोजगार दे रखा है। तो दोनों के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, और केवल कंटेक्स्ट यह नहीं है बल्कि अगर आप जाकर के देखें तो बिहार के कंटेक्स्ट में विनिर्माण क्षेत्र की जो
श्रम उत्पादकता है वह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की तुलना में कम है। निम्न श्रम उत्पादकता, आप काउंट कीजिएगा ना, काउंट कीजिएगा तो आइडिया लग जाएगा, स्लाइट अंतर है, काउंट कीजिए ना। हाँ तो 6 गिनती ठीक है आपकी, 12 हैं और ये 6 है या 6.82 है। अब काउंट कीजिए, ठीक है, अब काउंट कीजिएगा ना, ठीक है, वो तो कैलकुलेटर का काम है। अब अगर यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ पर ध्यान दीजिए ना, वो काउंट घर पर भी कर लीजिएगा, समझे, दिमाग जहाँ लगाना है वहाँ लगाइए। अब यहाँ पर आकर के देखें एक दूसरा कारण क्या है। ये तो विनिर्माण क्षेत्र के कंटेक्स्ट में बात की। दूसरा रीजन अगर आप जाकर के देखें तो दूसरा रीजन निर्माण क्षेत्र को भी आपको देखना है। अगर आप देखें तो बिहार में आप क्या पाएंगे, विनिर्माण की तुलना निर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन क्या है, विनिर्माण की तुलना में निर्माण क्षेत्र जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीएसबीए में कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और रोजगार में कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें। और यहां पर भी आप क्या देखेंगे, निर्माण क्षेत्र की श्रम उत्पादकता भी बिहार में क्या है, नहीं, तीनों के कंटेक्स्ट में, जीएसबीए के कंटेक्स्ट में, रोजगार के कंटेक्स्ट में, नहीं, और दूसरा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की तुलना निम्न श्रम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की तुलना में निम्न श्रम उत्पादकता, नहीं, अर्थात अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो द्वितीयक क्षेत्र के जीएसबीए में योगदान को लेकर के भ्रमित मत होइएगा। बिहार में द्वितीय क्षेत्र का जो महत्वपूर्ण योगदान है उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, निर्माण क्षेत्र है। जबकि इंडियन पर्सपेक्टिव में जाकर के देखें द्वितीय क्षेत्र का जीएसबीए में जो कंट्रीब्यूशन है उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, विनिर्माण क्षेत्र है। प्रोसेसिंग नहीं, प्रोसेसिंग विनिर्माण का एक हिस्सा है। मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग प्रसंस्करण हो गया। क्लियर। सेवा क्षेत्र के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो सेवा क्षेत्र में आप क्या पाएंगे, सेवा क्षेत्र के कंटेक्स्ट में आप यह पाएंगे कि बिहार में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन क्या है, नहीं, तो बिहार के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो सेवा क्षेत्र का परफॉर्मेंस बिहार में बेहतर है, नहीं, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से। सेवा क्षेत्र की श्रम उत्पादकता को देखें, श्रम उत्पादकता भी बेहतर है, करीब करीब 26% आबादी जीएसबीए में 58.6% कंट्रीब्यूट कर रही है, डबल से भी ज्यादा। जबकि अगर आप जाकर के देखें भारतीय परिप्रेक्ष्य में 29.5% आबादी जीएसबीए में 53% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रही है, नहीं। दूसरा अगर आप जाकर के देखें तो आप क्या पाएंगे, दूसरी चीज आप पाएंगे जीएसबीए में कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें भारत की तुलना बिहार में जीएसबीए में सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली बेहतर है। और तीसरी चीज अगर देखें रोजगार प्रदान करने के संदर्भ में अगर आप देखें तो भारत की स्थिति क्या है, बिहार से बेहतर सेवा रोजगार के संदर्भ में। अदरवाइज जीएसबीए और लेबर प्रोडक्टिविटी के मामले में, दोनों मामले में बिहार का परफॉर्मेंस जो है वो उसकी तुलना में बेहतर है। बातें ये स्पष्ट हुई, कोई डाउट? बढ़े अब यहां से, अब पब्लिक फाइनेंस पर आता हूं और इस इंटरप्रिटेशन की जरूरत आपको कहां पर महसूस होगी, मेंस में। जब आप मेंस में जब बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन की चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसकी तुलना करनी होगी, तो वहां पर ये चीजें आपको कहीं ज्यादा पे करेंगी। एक और चीज मैं आखिरी डिस्कस करना चाहूंगा जो बड़े रोचक हैं, वह है जीडीपी ग्रोथ रेट। और जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूं 2018-19 से 2022-23। अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें 2011-12 से, ठीक है, 2011-12 से 2022-23 के कंटेक्स्ट में देखें तो आप क्या पाएंगे, एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है बिहार का जो रहा है 5.4%। जबकि अगर नेशनल पर्सपेक्टिव में जाएं तो एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो रहा है 5.7%, ठीक है। अगर इस कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो ये चीजें क्या बतलाती हैं, एक बार प्रश्न उठा करके पूछा गया है बीपीएससी मेंस में कि बिहार का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है राष्ट्रीय औसत की तुलना कंपैरेटिवली क्या रहा है, बेहतर रहा है। और पिछले 1.5 दशकों के दौरान बिहार इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में देश की लीडिंग इकोनॉमी में से एक रही है।
लेकिन ये आंकड़े क्या बतला रहे हैं? ये आंकड़े यह बतला रिसेंट ट्रेंड क्या है? रिसेंट ट्रेंड क्या है? डिसलरेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट या डिसलरेशन की स्थिति पर बिहार का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के देखें तो बिहार का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है पिछले करीब 11 वर्षों के दौरान नेशनल एवरेज से नीचे जाता दिखाई पड़ रहा। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप क्या पाएंगे? आप यह पाएंगे कि इसके पीछे रीजन क्या है। जैसे अगर यहाँ पर आंकड़ों के कंटेक्स्ट में हम बात करें, नहीं तो आंकड़ों के कंटेक्स्ट में देखें रेफरेंस पीरियड बिहार भारत, रेफरेंस पीरियड देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे में 2018-19 और 2018-19 में बिहार का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 10.19% रहा। परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो यह 6.5% रहा। 2019-20 में अगर आप जाकर के देखें तो यह 4.4 बिहार में रहा है, भारत के कंटेक्स्ट में 3.9% रहा है। 2020-21 में जाकर के देखें बिहार के कंटेक्स्ट में देखें -7.4 रहा है, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो यह -5.8 रहा है। कोविड के समय 2021-22 के कंटेक्स्ट में देखें तो बिहार के कंटेक्स्ट में यह 8.5 रहा है और भारत के परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें ये 9.1 रहा है। 22-23 के कंटेक्स्ट में देखें बिहार के कंटेक्स्ट में यह 10.6 रहा है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह 9.1, भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह 7.2 रहा। अगर इसके कंटेक्स्ट में हम बात करें, अगर हम इसके कंटेक्स्ट में बात करें तो ये डिसलेरेशन स्पेशली कहाँ दिखाई पड़ रहा है पिछले दौरान? एक तो ओवरऑल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो मेजर हमें दिखाई 2020 से 22 के दौरान। इसमें आप कंपाउंडेड शब्द यूज कर देना, अब मत लगाइए दिमाग में। क्या अंतर होता है चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज में? क्या अंतर होता है? ये जो है ऐसे नॉर्मली हम के एवरेज को पिक कर और 5 साल का एवरेज निकाला, जोड़ करके 5 से डिवाइड कर दिया। लेकिन कंपाउंडेड में क्या होता? जैसे जैसे जीडीपी इंक्रीज कर रही है उस हिसाब से एडजस्टमेंट हम लेकर के चलते, ठीक है। इंक्रीज इन जीडीपी को हम एडजस्ट, ठीक है। अब अगर हम मूव करें तो अगला डायमेंशन क्या है? राजकोषीय प्रदर्शन। लिमिटेड यहाँ पर डायमेंशन होते नहीं। जैसे अगर आप जाकर के देखें आंकड़े क्या कह रहे हैं, एफडी के कंटेक्स्ट में हम ट्रेंड की बात करें, फिस्कल डेफिसिट के कंटेक्स्ट में हम ट्रेंड की बात करें, रेवेन्यू डेफिसिट के कंटेक्स्ट में हम ट्रेंड की बात करें, रेवेन्यू डेफिसिट के कंटेक्स्ट में हम ट्रेंड की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट के कंटेक्स्ट में। और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस बार यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। क्यों मैं कह रहा हूं प्रश्न पूछे ही जाएंगे? तो अगर फिस्कल डेफिसिट के आप ट्रेंड को देखें तो फिस्कल डेफिसिट के ट्रेंड 2022-23 में अगर हम देखें तो फिस्कल डेफिसिट बिहार में 6% रहा। ये बिहार के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, ठीक है। और दूसरा कंटेक्स्ट हम देखें 2021-22 में क्या था? 3.8%, ठीक है। और 2023-24 में इसके कितने रहने की संभावना है? 2023-24 में इसके 3.0% रहने की संभावना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 2022-23 में फिस्कल डेफिसिट में अचानक उछाल की स्थिति दिखाई पड़ती है। और प्रश्न यहीं से थोड़ा सा भी अनइवन डेवलपमेंट होगा, थोड़ा सा भी अनइवन डेवलपमेंट होगा तो वहां से प्रश्न की संभावना क्या होगी? वहां से प्रश्न की संभावना बढ़ेगी। ओके, जस्ट तो मैं यही चीज कह रहा था। एक्चुअली होता क्या है, प्रश्न के ट्रेंड को पकड़ना होता है किस और जा सकते। तो ये जो फिस्कल डेफिसिट के ट्रेंड में अचानक उछाल दिखाई पड़ रहा है, इस अचानक उछाल का रीजन क्या है? क्या ये नेशनल ट्रेंड से मैच? अचानक उछाल नेशनल ट्रेंड से यह मैच नहीं करता, क्योंकि नेशनल ट्रेंड अगर देखें तो पोस्ट कोरोना फेज में यह फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा। अर्थात राजकोषीय घाटा जो अचानक से उच्च स्तर पर पहुंच चुका था, धीरे धीरे अब उस राजकोषीय घाटे को नियंत्रित किया जा रहा है। तो ये अनइवन ट्रेंड है। इसके पीछे रीजन क्या है? उस रीजन को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो हमें यह देखना होगा कि इस अचानक उछाल के मूल में क्या है। इस अचानक उछाल के मूल में क्या है? ये जो अचानक उछाल है उसमें जो है आप कह लें कुल प्राप्तियां, या तो ऐसा है टोटल रिसिप्ट,
कुल प्राप्तियां की जगह उसको कुल आय हम कहें, और दूसरा कुल व्यय। अगर कुल व्यय के फ्रंट पर देखें तो 120% कुल व्यय में 20% का इंक्रीज आपको दिखाई पड़ेगा। पूंजीगत व्यय अगर देखें इसमें, इसी को अगर हम कहें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, तो पूंजीगत व्यय में देखेंगे 41.4% का इंक्रीज है, पूंजीगत व्यय में वृद्धि। राजस्व व्यय के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो राजस्व व्यय में वृद्धि किस स्तर पर है? अगर राजस्व व्यय में वृद्धि को देखें तो यह 15.55%, अर्थात कुल व्यय के स्तर पर हम क्या पा रहे हैं? कुल व्यय के स्तर पर हम पा रहे हैं कुल व्यय में तीव्र वृद्धि की स्थिति दिखाई पड़ती है। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो कुल प्राप्ति के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो हम क्या पाएंगे? कुल प्राप्ति राजस्व में, मतलब राजस्व आय के कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें तो 8.75% की वृद्धि होती, और पूंजीगत प्राप्ति को देखें तो पूंजीगत प्राप्ति में 19.4% की पूंजीगत प्राप्ति में 19.4% की वृद्धि होती। तो हम यह कह सकते कि यह अचानक उछाल की जो स्थिति दिखाई पड़ती नहीं, इसका कारण क्या है? तो नंबर 1 कारण है कि सरकार की कुल आय में वृद्धि की दर अपेक्षाकृत धीमी रही, नंबर 1। नंबर 2, हाथ चलाइए, ट्रेंड जब पूछेगा ना स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न तो मेरा चेहरा याद आएगा नहीं। तो अगर हम देखें तो कुल आय में वृद्धि की दर क्या है? अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि। कुल व्यय में अपेक्षाकृत तीव्र वृद्धि, और इनमें भी देखें दोनों व्यय में वृद्धि दिखाई पड़ती, लेकिन आप क्या पाएंगे? राजस्व व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय में तीव्र वृद्धि आपको दिखाई पड़ेगी, अपेक्षाकृत तीव्र वृद्धि दिखाई पड़ेगी नहीं। अगर इसके कंटेक्स्ट में हम बात करें तो कुछ प्रश्न यहां से उठा करके पूछे जाएंगे, मैं पिक करता हूं और पिक करता हुआ इशारा करता चलता उस चीज को नोट डाउन करते चलेंगे। जैसे अगर आप देखें नहीं, राजस्व व्यय की संरचना की बात करूं, जब राजस्व व्यय की संरचना की बात करेंगे सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? सबसे बड़ा हिस्सा है सामाजिक सेवाओं का। नंबर 1 सामाजिक सेवाएं, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 48% जो है, और रेफरेंस पीरियड क्या है? 2022-23। दूसरा सामान्य सेवाएं, क्योंकि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा करके दिया जा सकता है। सामान्य सेवाएं 30.5%, और तीसरे नंबर पर है आर्थिक सेवाएं, और आर्थिक सेवाओं का 21.5%। अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें 2022-23 के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें नहीं, सामाजिक सेवाओं का में इंक्रीज के बारे में अगर बात करें तो सामाजिक सेवाओं में 16.1% का इंक्रीज दिखाई पड़ेगा। अगर सामान्य सेवाओं की बात करें तो 14.5% का इंक्रीज दिखाई पड़ेगा, और अगर इसकी बात करें तो 15.9% का इंक्रीज दिखाई पड़ेगा नहीं। यहां पर यह चीज ध्यान रखेंगे, योजना व्यय 45.3% है, और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट एक्सपेंडिचर ये 54.7%। ठीक है। अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें राजस्व आय की संरचना, रेवेन्यू इनकम जो बिहार में है, और सारा बिहार के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, और रेफरेंस पीरियड है 2022-23। तो अगर हम राजस्व व्यय की संरचना की बात, राजस्व आय की संरचना की बात कर रहे हैं तो 3 चीजें, कर राजस्व टैक्स रेवेन्यू 80.8%, दूसरा सहायता अनुदान एवं अंशदान उसके कंट्रीब्यूशन को जाकर देखें 16.8%, तीसरा कंटेक्स्ट जाकर के देखेंगे करेतर राजस्व 2.4%। यहां से अगर हम आगे बढ़े तो बिहार के, अगर बिहार के कंटेक्स्ट में देखें नहीं, राजकोषीय घाटे की संरचना की बात करें, मतलब राजकोषीय घाटे की संरचना का मतलब क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटे में कंट्रीब्यूट कौन ज्यादा कितना कर रहा है। तो एफडी की संरचना की बात करें तो एफडी की संरचना के कंटेक्स्ट में जो हम चर्चा करेंगे तो पहला है पूंजीगत व्यय, या राजकोषीय घाटे में 70.3% कंट्रीब्यूशन इसका है। दूसरा अगर देखें राजस्व घाटा 25.3% 2.2% कंट्रीब्यूट कर रहा है, और तीसरा अगर आप जाकर के देखें शुद्ध ऋण, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 4.5% कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब समझ में आया या नहीं समझ में आया?
अब उसको रखिए, घर पर काम कीजिएगा। जो कन्फ्यूजन होगा ना घर पर जाकर के क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल मतलब यह हुआ कि ये बढ़ता हुआ एफडी, बढ़ता हुआ फिस्कल डेफिसिट विशेष चिंता का विषय नहीं। अब समझ में बात आई। यह विशेष चिंता का विषय क्यों नहीं है, क्योंकि कारण है कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि। कारण जो है अंबानी अडानी वाला है। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया और उसकी फाइनेंसिंग के लिए हमें कर्ज लेना पड़ा। मोर देन 2/3 ऑफ फिस्कल डेफिसिट जो है वह किसके कारण है, पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण। इसका मतलब कर्ज लेकर के हम डे टू डे के खर्च को नहीं कर रहे हैं। कर्ज लेकर के हम क्या कर रहे हैं, कर्ज लेकर के उसको हम निवेश कहीं पर जाकर कर रहे हैं। और अगर निवेश कर रहे हैं तो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम हो रहा है। निवेश अगर हम कर रहे हैं तो उस स्थिति में अगर आप जाकर के देखें तो हम ये पा रहे हैं कि भविष्य में उत्पादन क्षमता का विस्तार भी हो रहा है और भविष्य में नवीन आय की संभावनाओं का सृजन भी हो रहा है। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये जो फिस्कल डेफिसिट है, ये जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट का वित्त पोषण कैसे हो रहा है, बढ़ते राजकोषीय घाटे की भरपाई कैसे हो रही है, कोई ना कोई तो सोर्स होगा। नहीं, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नेट लेंडिंग मतलब जिसको आप कह सकते हैं उधारी, तो 75.7% वित्त पोषण यहां से हो रहा है। दूसरा 24.6% पब्लिक अकाउंट। नहीं, अब अगर हम किसकी बात करें, एक और कंटेक्स्ट है यहां पर फिगर टर्म में भी जो है राजकोषीय घाटे की जहां चर्चा की है ना, फिगर टर्म में अगर राजकोषीय घाटे की बात करें तो वह कितना है, 25,568 करोड़ रुपया, 25,568 करोड़। क्योंकि कई बार आप देखेंगे प्रश्नों में क्या उठा करके डाल दिया जाता है, कई बार प्रश्नों में एग्जैक्ट फिगर डाल दिया जाता है और आपसे फिगर के बारे में पूछा जाता है, परसेंटेज फॉर्म में नहीं होता है। अब अगर हम जाकर के देखें अगला डायमेंशन क्या है, राजस्व घाटे का है। नहीं, अगर रेवेन्यू डेफिसिट के ट्रेंड को देखें, राजस्व घाटा दो कंटेक्स्ट में हम देखें, 2021-22, 2022-23, 2023-24। अगर राजस्व घाटे को हम 2021-22 के कंटेक्स्ट में देखें तो यह 0.1% था और एग्जैक्ट फिगर के कंटेक्स्ट में देखें तो यह 422 करोड़ था। 2022-23 के कंटेक्स्ट में देखें राजस्व घाटा 1.5% पहुंच जाता और एग्जैक्ट फिगर के कंटेक्स्ट में देखें तो 11,288 करोड़ पहुंच जाता। और हम 2023-24 के कंटेक्स्ट में देखें तो इसके -4479 के स्तर पर पहुंचने की संभावना है, 4479 करोड़ के स्तर पर पहुंचने की संभावना है। और यह कितना होगा, -0.5%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, अब इसको चार्ट को समझें, अब इस चार्ट को समझें और चार्ट को इंटरप्रेट करें। 2022-23 के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो 2022-23 में आप क्या पाएंगे, 2022-23 के कंटेक्स्ट में आप पाएंगे कि जो राजस्व घाटा है, राजस्व घाटा जो है उसमें वृद्धि का रुझान दिखाई पड़ता। क्यों, इसका कारण क्या है, अगर आप देखें आय में भी वृद्धि हुई, व्यय में भी वृद्धि हुई। नहीं, आय में वृद्धि अगर आप देखें तो 8.75% की होती है और व्यय में वृद्धि अगर आप देखें तो 15.55% की होती है। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आय में वृद्धि की तुलना व्यय में वृद्धि की दर क्या रही, आय की तुलना में तीव्र रही। और अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो यहां पर ट्रेंड आप नोटिस करेंगे 18-19 के बाद से 2018-19 में राजस्व अधिशेष की स्थिति थी और राजस्व अधिशेष कितना था, 6,897 करोड़। अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें इसके बाद से लगातार राजस्व घाटे की स्थिति है। और अगर हम देखें 19 के पहली बार राजस्व
खाता जो है अधिशेष की स्थिति में कब 2023-24 में की बदौलत। तो अगर हम देखें राजस्व में भी वृद्धि और करेतर राजस्व में भी वृद्धि, इन दोनों की बदौलत, ठीक है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो यह वृद्धि कंपैरेटिवली राजस्व व्यय में वृद्धि की तुलना क्या है, राजस्व व्यय में वृद्धि की तुलना में अधिक। यही तो ट्रेंड पर और हम ध्यान में रखें। क्या ध्यान में रखना है, तो आपको ध्यान में रखना है ये 2022-23 के कंटेक्स्ट में बिहार सरकार का कुल व्यय, एग्जैक्ट फिगर ध्यान में रखिएगा, 231,904 2,31,904 करोड़। और इस व्यय में अगर हम जाकर के देखें जो राजस्व व्यय है वह कितना है, तो 79.3%। और एग्जैक्ट फिगर के कंटेक्स्ट में बात करें तो यह एग्जैक्ट फिगर जो है वह है 1,83,976। और पूंजीगत व्यय जो है यह आपको 20.7%। और अगर इसको देखें तो यह है 47,928। बातें स्पष्ट हुई। तो मोटा मोटी अगर पब्लिक फिनांस से प्रश्न रहेंगे तो मुझे लगता है इससे बाहर चीजें नहीं जानी चाहिए, चाहे वो ट्रेंड बेस्ड प्रश्न रहें या फैक्ट एंड फिगर पर आधारित प्रश्न रहे। और ये 25,568 करोड़ ये रेफरेंस 23-24 का। रेस्ट अगर देखें एक बार नजर में दौड़ा लेता हूँ, मेरे ख्याल से काफी है इतना कीजिए, ठीक है। एक और डायमेंशन है, एक मिनट। बिहार के कंटेक्स्ट में देखें कर राजस्व मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, नहीं तो अगर हम जाकर के देखें SGST स्टेट GST इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 52.8%, ठीक है। बिक्री कर आदि इसका कंट्रीब्यूशन है 22.4%। तीसरा स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क रजिस्ट्री वगैरह जो कर इसका 14.7%। और चौथा है वाहन कर, यह 6.7%। ये रेफरेंस पीरियड है 2022-23 का। और इसी के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, नहीं टैक्स GDP रेशियो की बात करें, टैक्स GDP रेशियो का मतलब समझते, इसका मतलब GDP के आलोक में प्राप्त कर राजस्व, GDP के आलोक में राजस्व, ठीक है। तो टैक्स GDP रेशियो जो है वह अगर देखें 5.2%, GDP का 5.2% टैक्स रेवेन्यू के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मूव करें, लगभग चीजें जो हैं वो हमने आपके साथ डिस्कस कर दी है। बस आज यहीं तक रहने दें। नेक्स्ट कल जो मैं शुरू करूंगा वो किस चीज को डिस्कस करूंगा कल, तो कल मैं डिस्कस करूंगा इंडस्ट्रियल फिनांस, नहीं डिस्कस किया है, औद्योगिक वित्त। कल कितना तारीख है, कल तो चुनाव है ना, कल बंद रहेगा, परसों। हाँ जी, क्या कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह है क्या? हाँ क्या बोलिए सौरभ जी, दबी जुबान में ना बोले। हाँ घर जाना जरूरी है क्या? हाँ तो वोट देने जाइए ना, आज अब निकल जाइए या कल सुबह में निकलिए, कल सुबह निकल जाइए। कहाँ घर है? अरे घर कहाँ है ये बतलाइए ना। हाँ नहीं वो तो 8:30 में भी निकल सकते हैं। क्या है संडे को नहीं रखें तब? तो फिर एक दिन में इंडस्ट्रियल फिनांस होगा। सर ऐसे भी सैटरडे को करंट रहता था और संडे को छुट्टी रहता। चलिए इंडस्ट्रियल फिनांस मंडे को डिस्कस करेंगे, लेकिन हो सकता है मंडे को लंबा क्लास लो क्योंकि इसको समाप्त ही करूंगा, ठीक है ना। फिर मंडे को मिलते हैं। ओके, थैंक यू।